साथ इसलिए जुड़े थे कि उनके जान माल की हिफाजत होगी, जान की और माल की भी हिफाजत होगी। विवादित व्यक्तित्व भी थे, उनके खिलाफ भी काफी केस मुकदमे भी चल रहे थे, जांच वांच की बात भी चल रही थी। तो एक था ना कि अगर हम भाजपा या उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमारे पास ईडी नहीं आएगा, हमारे पास सीबीआई नहीं आएगा, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं आएगा। तो ये बात तो हुई, बाबा सिद्दीकी के साथ भी हुई कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग तो नहीं गए, लेकिन एक तो वो मुसलमान है और बंबई के मुसलमानों में उनका एक असर भी रहा है, एक जमाने से असर भी रहा है। तो देखिए सीधी सीधी इसमें सुनियोजित है मामला, इतना ये नहीं है। जिस ढंग से कल वो लॉरेंस बिश्नोई या उसके नाम से जो भी ट्वीट या फेसबुक पे जो आ रहा है, अकाउंट से आ रही है बातें, वो धार्मिक आधार देकर के आ रही हैं, जय श्री राम और वो सब नारे भी लगाए जा रहे हैं, उसके बाद कि दाऊद और सलमान का साथ देने वाले और ये करने वाले। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखो, चाहे गुंडों के इस्तेमाल के जरिए हो, चाहे पुलिस के इस्तेमाल के जरिए हो, चाहे जेल प्रशासन के इस्तेमाल के जरिए हो, हम मुसलमानों के जो बड़े नामवर लोग रहे हैं, चाहे वो अपराधी भी रहे हों, माफिया के नाम से बदनाम रहे हों, या उनके प्रभावशाली लोग हैं, उनका धीरे धीरे हम कैसे कैसे खात्मा कर रहे हैं। एक तो यह है कि एक कनफुकवा तंत्र के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अपने जनाधार, अपने समर्थकों के बीच में कि देखो हम कैसे निपट रहे हैं इन लोगों से, इनको कैसे कैसे खत्म करेंगे। दूसरी तरफ एक खास संप्रदाय के लोगों को, खास धर्म के लोगों को उकसाने भड़काने की कोशिश भी की जा रही है कि देखो वो भी मारा गया, ये भी मारा गया, हम इसको भी मार देंगे, हम उसको भी मार देंगे, और दिन रात रैलियों में मंचों से भाषण करेंगे कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मतलब इस तरह की बातें क्या शर्मनाक बातें हैं। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री कर रहा हो, प्रधानमंत्री कर रहा हो और बड़े जिम्मेदार लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। 80% हिंदू हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मतलब कमाल की बात है। तो एक तो ये है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है, और उस साजिश मतलब राजनीति है, उसके पीछे साजिश कहें या राजनीति है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कैसे मजबूत किया जाए। और जिस राज्य में चुनाव होने को होता है वहां इस तरह की शुरुआत जरूर कर दी जाती है। अब उसका क्या असर होगा, कितना आगे जाकर के होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। देखिए जिस तरह की हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति थी चुनाव से पहले, लगभग उसी तरह की या उससे थोड़ा और ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। भाजपा और उनके जो सहयोगी दल हैं, एनसीपी अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उसके लिए माहौल हरियाणा से तो कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन एक है कि अगर महाविकास अघाड़ी तो ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस अगर पूरी मजबूती के साथ बंबई में, नागपुर में, औरंगाबाद में, इन सारे महाराष्ट्र के बड़े इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में भी अगर पहुंचता है, एकजुट इंडिया अलायंस अगर पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बड़ा भारी मुश्किल वाली बात होगी। देखिए भाजपा के लोग कई लेवल पे काम करते हैं, रैलियों में भी करेंगे, मीडिया के सामने भी करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी करेंगे, और लेकिन जमीन पर भी अपना वो काम करेंगे अपने ढंग से। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में यह है कि शरद पवार का एक अपना जलवा है, अपना एक नाम है और उनके नाम की एक गरिमा है, और कांग्रेस का भी खास तौर से विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा के इलाके में काफी बड़ा असर है, जनाधार है, काफी अच्छा है। किसान यहां पर भी बहुत नाराज है, और किसान यहाँ ये नहीं है कि आप जाट बनाम अन्य कर देंगे या किसी और के नाम से कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो समीकरण थोड़ा अलग है। अब यह है कि कांग्रेस को या जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उनको थोड़ा सा बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए बंबई में समाजवादी पार्टी का भी असर है, उसके भी कई बार भिवंडी में या अगल बगल के इलाकों में विधायक भी चुने जाते रहे हैं, मालेगांव के इलाके में भी उनका कुछ असर रहा है, या उसी तरह से और दल भी हो सकते हैं। तो उनको भी किसी न किसी लेवल पे आपको समायोजित करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी का मतलब सिर्फ कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की
शिवसेना नहीं होगी। अच्छा, उनसे आपको बात करनी होगी, उनको साथ रखना होगा। अगर मान लीजिए सीट कम अधिक हो सकता है, लेकिन गुड फेथ में अगर एक मंच पर बंबई में कोई सभा होती है, नागपुर में कोई सभा होती है, औरंगाबाद में कोई सभा होती है, और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, नाना पटोले, इसके अलावे भी अगर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं, या एम के स्टालिन, वहां तमिलियंस का भी बड़ा एक चंक है, अगर एम के स्टालिन आ जाते हैं, रेवंत जी। रेड्डी हो जाते हैं, तो मतलब हेमंत सोरेन अगर पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी अगर तैयार हो जाती है, वो भी आ जाती है, तो उनको भी साथ लेकर के चल सकते हैं। तो अगर जी। एक एकजुट इंडिया अलायंस अगर वहां दिखता है, तो ये भाजपा के लिए भारी कठिन समस्या पैदा करेगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे देखिए देखिए मध्य प्रदेश में भी जिस तरह की बात अखिलेश यादव के बारे में कमलनाथ ने बोली थी, उसी तरह की बात संजोग से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने बोल दी थी। यहाँ क्या है, समाजवादी पार्टी को क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में रखने में क्या दिक्कत है? आप इतनी सीटें हार के अगर उसी में से 2 सीट दे दिए होते तो क्या परेशानी हो जाती? या उस अभी देखिए भाजपा का दूसरा खेल और शुरू हो गया है। वो प्रकाश अंबेडकर भी सक्रिय हो गए हैं, उधर असद ओवैसी भी शुरू हो गए हैं, एमआईएम के लोग। तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति आपको इस ढंग से बनानी पड़ेगी कि इनसे कैसे मिलजुल करके निपटा जाए। अभी सीधा सीधा ये होगा कि महायुति की जो सरकार है उसको कैसे भी इस चुनाव में बेदखल करना है। और ठीक है, संजय राउत ने जो बयान दिया हो अपनी जगह एकदम सही है। आप सोचिए कि अगर यही इसी तरह की कोई घटना झारखंड में हो जाती, आंध्र प्रदेश या में तेलंगाना में हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में हो जाती, तो भाजपा के लोग क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी। इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। भाई अगर उसी आधार पे देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ठीक है बर्खास्त करना चाहिए। ये तो फेल्योर है ना। भाई आपकी पार्टी में एक आदमी आता है, आपकी सरकार के साथ जुड़ता है, वो अपना इतना लंबा राजनीतिक छोड़ करके, इतिहास छोड़ करके, और उसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आम आदमी की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आम अगर जो जिस तरह से बिल्कुल। घटनाएं हो रही हैं, जैसे बदलापुर में भी जो हुई घटना, इतनी शर्मनाक घटना हुई, और उसके बाद भी मतलब एकनाथ शिंदे बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे हुए, देवेंद्र फडणवीस हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस की जांच क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या निकल कर के आएगा, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन एक सच यही है कि एक सुनियोजित राजनीति हो रही है इस तरह की हत्याओं के बाद, चाहे वो अतीक की हो रही हत्या हुई हो, मुख्तार अंसारी की हुई हो, या और जो मामले आए जिस तरह से वो शहाबुद्दीन की भी बिहार में उस जेल में ही मौत हुई। तो ये सारी जो चीजें हैं कि मतलब उनके देखो इनके प्रतीकों को हम ढहा रहे हैं, और उसमें हम किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो ये मैसेज अगर चला जाए, जैसे दाऊद की बात होती है, जो अभी हमें धनंजय कह रहे थे पहले छोटा राजन का इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन अब छोटा राजन अब उतना प्रभावशाली नहीं हो गया। तो अभी लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई आदमी, और वो कहाँ बंद गया? भारत की जेल में नहीं है, गुजरात की जेल में है, गुजरात में साबरमती की जेल में है। और वहां बैठ करके अगर इस तरह से ऑपरेट कर ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसको सरकार का संरक्षण भी है, किसी न किसी लेवल पे तो है। अगर आप ड्रोन से देख लेते हैं पूरी दुनिया में, भारत में घूम घूम करके कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो साबरमती की जेल में कौन उससे मिलने आ रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इतनी खबर भी आपको नहीं है। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना कमजोर हो गया है। तो इसलिए कहीं शक यही होता है राजीव जी, बाद में खुल करके आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम है, लेकिन शक जरूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई संरक्षण है। अगर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में के दावे में कोई दम है, तो इसका मतलब कि उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण है। और जिस तरह की बातें वो कर रहा है, उसके नाम, उसके गैंग के नाम वाले जो कर रहे हैं, कौन सोलंके और क्या किसका जो आया है फेसबुक अकाउंट से जो आया है, आई है, तो उसमें कहीं जी। ना कहीं वो एक उसी दिशा में जा रही है बात। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू को टटोलने की हम कोशिश